नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और स्वागत करता हूँ आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में देखिए द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 के दौरान यह युद्ध हुआ था और लॉर्ड बेलेजली इस समय भारत का गवर्नर जनरल था। बेलेजली अपनी सहायक संधि के लिए जाना जाता था। सहायक संधि में मुख्य रूप से 5 शर्तें होती थी। पहली शर्त ये कि संधि मानने वाला राज्य किसी विदेशी राज्य के साथ में जो राजनीतिक संबंध है वो बिना ब्रिटिश सरकार के या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की अनुमति या सलाह के बगैर स्थापित नहीं करेगा। दूसरी शर्त यह थी कि वह अपने राज्य में किसी भी प्रकार की विदेशी सेवाएं नहीं लेगा, इंग्लैंड को या फिर अंग्रेज़ों की सेवाओं को छोड़कर। जैसे वह फ्रांसीसी सेनाओं के साथ संबंध स्थापित नहीं करेगा और ना ही अपनी सेना में फ्रांसीसी सेनाओं को भर्ती करेगा। तीसरी शर्त यह थी कि संधि मानने वाला राज्य अपने राज्य में एक रेजिडेंट यानी कि एक अधिकारी नियुक्त करेगा जो उसके राज्य की विभिन्न गतिविधियों में सलाह देगा। लेकिन यहाँ पर साजिश ये थी कि जो रेजिडेंट था उसका काम था राज्य से जुड़ी गुप्त जानकारियों को निकालना और राज्य की कमजोरियों का पता लगाकर अंग्रेजों को बताना। चौथी शर्त ये थी कि संधि मानने वाला राज्य अपने राज्य में एक सैन्य टुकड़ी रखेगा अंग्रेज़ों की और यह राज्य की हिफाजत के लिए होगी। लेकिन इसका उद्देश्य कुछ उल्टा था। यहाँ पर अंग्रेज़ों की साजिश ये थी कि जैसे ही राजा ने कुछ गद्दारी या साजिश रचना शुरू किया वो सेना वहीं पर उस राजा का दमन कर देगी। पांचवी शर्त यहाँ पर यह थी कि वह राज्य जो संधि को मानेगा वो राज्य अपने राज्य का एक भू टुकड़ा जहाँ पर से राजस्व की प्राप्ति होगी, जहाँ पर से टैक्स मिलेगा, वो इतना टैक्स वहाँ से मिलना चाहिए कि जो सैन्य टुकड़ी राज्य में रहेगी उसका खर्च निकल सके। तो एक भूभाग राजा सैन्य अधिकारियों को या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को देगा। तो इस तरह से बेलेजली की जो सहायक संधि थी उसने पूरे भारतीय जो राजा थे उन्हें एहसास भी नहीं हुआ कि किस तरह से वे अंग्रेज़ों के पाले में चले गए। बसीन की संधि सहायक संधि का एक महत्वपूर्ण उदाहरण हमें देखने को मिलती है जो हम आगे देखने वाले हैं। मराठा साम्राज्य 1796 में माधवराव नारायण आत्महत्या कर लेते हैं। अगले पेशवा बाजीराव द्वितीय बनते हैं। बाजीराव द्वितीय राघोबा या फिर रघुनाथ राव के बेटे थे। रघुनाथ राव यहाँ पर बाजीराव जो प्रथम थे उनके भाई के बेटे थे। तो यहाँ पर रघुनाथ राव का ये कहना था कि मैं काफ़ी पुराना व्यक्ति हूँ और मेरी अच्छी पकड़ है, मुझे यहाँ पर पेशवा बनने दिया जाए। लेकिन इस समय पर महाराष्ट्र की राजनीति में एक प्रमुख व्यक्ति थे, उनका नाम था नाना फडणवीस, जिन्हें कौटिल्य या फिर चाणक्य भी कहा जाता है मराठों का। और इन्होंने यह तय किया कि राघोबा किसी भी प्रकार से योग्य नहीं है यहाँ पर पेशवा बनने के लिए। इसलिए उन्होंने जो माधव राव थे उनके अल्पवयस्क पुत्र 1 साल के पुत्र माधव नारायण राव को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, जो कि केवल 1 साल के थे। और उसके पीछे मतलब कि संरक्षक के रूप में 12 भाई काउंसिल परिषद बना दी और उसके खुद मुखिया बन गए और राज्य संभालने लगे। यहाँ पर राघोबा जाते हैं कहाँ पर, अंग्रेज़ों के पास, और सूरत की संधि कर लेते हैं 1775 में, जिसके परिणाम स्वरूप हमें आंग्ल मराठा प्रथम युद्ध देखने को मिलता है। उसी तरह यहाँ पर बाजीराव द्वितीय की गलतियों के कारण हमें द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध देखने को मिलेगा। बाजीराव द्वितीय इनका समय काल रहता है 1796 से 1818 तक। 1818 के बाद कोई दूसरा पेशवा नहीं बनता, क्योंकि 1818 में वो लॉर्ड हेस्टियस यहाँ पर पेशवा पद ही समाप्त कर देता है और मराठा साम्राज्य पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। रघुनाथ राव का बेटा बाजीराव था। यह बेहद अयोग्य शासक सिद्ध हुआ तथा अपने पिता की तरह मराठों के पतन का कारण बना। 1800 ईस्वी में मराठों की आखिरी उम्मीद नाना फडणवीस का देहांत हो जाता है। और दुर्भाग्य की बात मराठों के लिए यह होती है कि इस समय पर जितने भी योग्य सरदार या फिर इनके लीडर होते हैं जो मराठा साम्राज्य को बचा सकते हैं, उन सभी का देहांत हो जाता है। जैसे कि महादत्तजी सिंधिया 1794 में, अहिल्याबाई 1795 में, पेशवा सवाई माधवराव 1795, तुकोजीराव होलकर का भी देहांत 1797 में हो जाता है। मराठा जो पेशवा रहते हैं बाजीराव द्वितीय,
वे योग्य नहीं होते हैं और प्रशासन को संभाल नहीं पाते हैं और आपसी षड्यंत्रों में उलझकर रह जाते हैं, जिसके चलते वे अंतिम पेशवा सिद्ध होते हैं। नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद मराठों की एकता कमजोर पड़ने लगती है। होलकर, सिंधिया, भोसले, पवार, गायकवाड़ अपने अपने को स्वतंत्र करने में एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगते हैं और ये मराठों के लिए एक घातक सिद्ध होता है, क्योंकि जहाँ पर ये एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र रचने में अपना समय बर्बाद कर रहे थे, अंग्रेज खुद को मजबूत कर रहे थे, साथ ही इनकी फूट में और दरार पैदा करके वे अपना काम आसानी से निकाल रहे थे। यहाँ पर बाजीराव द्वितीय जो हमने यहाँ पर देखा कि ये कैसे आपसी षड्यंत्र रचने में लगे हुए हैं। इसके बाद में इनकी असंयुक्तता यानी कि इनके मध्य में एकता न होना या फिर इनके आपसी षड्यंत्र द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण बनती है। बाजीराव द्वितीय होलकर को हराने के लिए अंग्रेजों से संधि कर लेता है। यशवंतराव होलकर इस समय होलकर का राजा रहता है, जिसे मध्य प्रदेश का नेपोलियन भी कहा जाता है। यहाँ पर इस बात को ध्यान में आपको रखना होगा कि यशवंतराव को ही जसवंतराव होलकर भी कहते हैं। जो पेशवा बाजीराव प्रथम की तरह कभी युद्ध नहीं हारता। हालांकि जो यशवंतराव होलकर रहता है वो वीर होने के बाद भी एक कुशल राजनीतिज्ञ नहीं होता, क्योंकि अगर वो कुशल राजनीतिज्ञ होते तो वे मराठा साम्राज्य की डूबती नैया को बचा पाते। लेकिन यहाँ पर फैक्ट ये भी बताते हैं कि यहाँ पर केवल जसवंत राव या फिर यशवंत राव की राजनीतिक योग्यता काम नहीं आने वाली थी, क्योंकि होलकरों के शत्रु बन चुके सिंधिया यहाँ पर अपने षड्यंत्रों के द्वारा किसी भी प्रकार से होलकरों को दबाने में लगे हुए थे, जिसके चलते एक दूसरे के तूतू मैमे के चलते ये सभी की नैया को लेकर डूब पड़ते हैं। 1801 में होलकर ने बिठू जी को दूत के रूप में बाजीराव द्वितीय के पास में भेजा। बाजीराव द्वितीय बिठू जी को हाथियों से कुचलवा मरवा देता है। यशवंतराव होलकर अपने भाई की मृत्यु को सह नहीं पाते और पुणे पर आक्रमण कर देते हैं और पेशवा को पराजित कर देते हैं तथा विनायक राव जो कि अमृत राव का बेटा होता है उसे अगला पेशवा बना देते हैं। बाजीराव द्वितीय इस बात से दुखी होते हैं और अपनी पेशवा पद को पुनः पाने के लिए जिस तरह से राघोबा गए थे वैसे ही बाजीराव द्वितीय भी अंग्रेजों के पास में चला जाता है और वसीम की संधि कर लेता है। बसीन के किले में शरण लेने के कारण संधि जिस स्थान पर हुई उसी स्थान के नाम पर इस संधि का नाम पड़ा। चूंकि वे बसीन के किले में थे तो उनकी संधि का नाम बसीन का संधि पड़ गया। 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों से बाजीराव द्वितीय ने बसीन की संधि को कर लिया। अब बसीन की संधि की शर्तें क्या थी ये देखिए। आप सहायक संधि की 5 शर्तों को याद रखिए और उन्हीं 5 शर्तों को भी अगर आप थोड़ा सा घुमा फिरा के लिख देते हैं तो आपके ऊपर बहुत एक बर्डन कम हो जाएगा और आप उत्तर को इजी बना पाएंगे। जैसे पहली शर्त क्या थी कि सेना रखेंगे, तो यहाँ पर पुणे में 6000 अंग्रेज सैनिकों की नियुक्ति की जाएगी। मराठा अंग्रेजों को 26 लाख रुपए की आय वाले क्षेत्र प्रदान करेंगे। यहाँ पर 26 लाख रुपए देंगे ये गलत लिखा है। यहाँ पर क्या है, मराठा अंग्रेजों को 26 लाख रुपए की आय वाले क्षेत्र प्रदान करेंगे। जैसे कि सालसेट हुआ, बसीन हुआ, ये क्षेत्र इन्होंने किसको दे दिए, अंग्रेजों को दे दिए। इसके बाद में मराठा हैदराबाद में निज़ाम से चौथ नहीं लेंगे। अब यहाँ पर ये निज़ाम को बीच में क्यों ला रहे हैं, क्योंकि ये निज़ाम से पहले ही सहायक संधि कर चुके थे वेलिजली, इसलिए यहाँ पर हैदराबाद हो, अवध हो, मैसूर, राजस्थान, इनके साथ में वो क्या कर चुके थे, सहायक संधि कर चुके थे। इसलिए हैदराबाद को कर से बचाकर उन्होंने हैदराबाद का प्रॉमिस भी पूरा किया और यहाँ पर मुगलों को भी कमज़ोर कर दिया। तो इसके बाद में मराठा किसी भी यूरोपीय शक्ति को नौकरी नहीं देंगे, यानी कि किसी भी यूरोपीय शक्ति से संबंध स्थापित नहीं करेंगे। मराठों की विदेश नीति अब अंग्रेज तय करेंगे। तो कुल मिलाकर इस दौर में 1798 से लेकर 1805 जो कि इसका समय रहता है लॉर्ड वेलेस्ली का, इस समय काल में अगर कोई भी संधि आपके पास में आती है तो आप आंख बंद करके भी थोड़ा सा घुमा के सहायक संधि की उन 5 शर्तों को लिख देते हैं तो भी आपका उत्तर
थोड़ा बहुत सही हो जाएगा, क्योंकि कुल मिलाकर उन्हीं 5 शर्तों के आधार पर शर्तें तय होती थी किसी भी संधि की, अगर वो सहायक संधि के अंतर्गत आती है तो। मराठा पुनः संगठित होकर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ने की तैयारी करते हैं, लेकिन जैसे कि हम शुरुआत में ही देख चुके हैं कि इनका जो ट्रायंगल रहता है ये आपस में ही लड़ते रहते हैं, जिसके कारण ये संयुक्त होने के बाद भी हार जाते हैं। जब आप होलकर डायनेस्टी का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो मल्हारराव होलकर, माफ़ कीजिएगा, जो जसवंत राव या फिर यशवंत राव होलकर है, वो पूरी तरह से अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्हें एक खबर पता चल जाती है बेलेजली के द्वारा कि बाजीराव तृतीय और सिंधिया उसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, यानी कि जैसे ही वे अंग्रेज़ों को हराएंगे तो वो दोनों मिलकर फिर होलकर को हरा देंगे। तो जब ये बात पता चलती है गुप्त रूप से डलहौजी को, तो उस पत्र को, जिस पत्र के जरिए सिंधिया और पेशवा बात करते हैं, उस पत्र को पहुंचा देता है इसके पास में, यशवंत राव के पास में, और इसे सूचित कर देता है। तो यहाँ पर जो यशवंत राव रहता है वो युद्ध में पहले ही पीछे हट जाता है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पर पूरी तरह से हार जाते हैं। तो आपसी विश्वास, अविश्वास और षड्यंत्रों के चलते यहाँ पर ये हार जाते हैं, और 1803 में भोसले, 1803 में ही सिंधिया तथा 1806 में होलकर हार का संधि करते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सी संधि करता है, तो देखिए 1803 में भोसले देवगांव की संधि करते हैं। तो इन संधियों को आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये पूछा कि आंग्ल मराठा संबंध बताइए या फिर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध समझाइए, तो आपको इन संधियों को बारे में बताना होगा। इनकी शर्तें भी ना बता पाएँ आप तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा कि किसने हार कर किसके साथ में कौन सी संधि हुई। तो ध्यान में रखना, भोसले के साथ में देवगांव की संधि होती है, क्योंकि ये देवगांव में हार जाता है। 1803 में सिंधिया सुरजी अर्जुन गांव की संधि करते हैं। 1806 में होलकर राजघाट की संधि करते हैं। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से मराठे मरणासन की अवस्था में पहुंच जाते हैं, जिसकी पुष्टि के लिए तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है। तो यहाँ पर जैसे कि हम देख चुके हैं कि आपसी षड्यंत्रों के चलते ये द्वितीय मराठा युद्ध भी हार जाते हैं, लेकिन जो तृतीय मराठा युद्ध होता है उसमें न केवल ये हारते हैं, बल्कि पूरी तरह से मराठा शक्ति, मराठा साम्राज्य, मराठा सरदार सभी का साम्राज्य पूरी तरह से अंग्रेज़ों के अधीन हो जाता है और पेशवा पद ही समाप्त कर दिया जाता है। तो हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में मराठा साम्राज्य के साथ अंग्रेज़ों का तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध लेकर, जो कि 1816 से 1818 के बीच में हुआ था, और उसमें जो प्रमुख घटनाएं घटित होंगी वो हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों तक ये पहुँच सके और चीज़ें बहुत अच्छी से समझ में आ सके। अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियोस चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, नेतृत्व का उद्देश्य है लोगों को सही रास्ता बताना, केवल हुकूमत करना नहीं। आप किसी के ऊपर अगर बार बार एहसान जता रहे हैं या फिर किसी को बार बार निर्देश दे रहे हैं तो वो नेतृत्व नहीं होता है। नेता वो होता है जो लोगों को बताता है कि इस सही रास्ते से चलो भाई, ऐसे जीवन को जियो। लेकिन अगर कोई सिर्फ गद्दी पर बैठकर अपनी हुकूमत ही चला रहा है तो तानाशाह से ज़्यादा कुछ भी नहीं। फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।